पहले अगर आपको याद हो तो डिस्कस किया था कि पायरोल जो होता है ये अदरवाइज जो एन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होते हैं ये नहीं करता है, अगर आप प्लेन पायरोल की बात कर रहे हो। लेकिन अगर हम लोग पायरोल का एनाइन ले लेते हैं इस केस के अंदर, हाँ, तो फिर इस केस में ये न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशंस कर देता है, मतलब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को एन के ऊपर आके ऐड करना आसान हो जाता है। तो वेल अगर हम लोग पायरोल एनाइन को कंसिडर करें तो ये कैसे बनेगा? वेल पायरोल इटसेल्फ होता है वीक एसिड, ठीक। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें फिनोल के साथ तो फिनोल इसके मुकाबले में एक अच्छा एसिड है, ठीक है। वो अच्छा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर इसको डीप्रोटोनेट कर देते हैं ना तो इसका एनाइन के पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, फाइन, ओके। और जो हम लोग फिनोल की बात करते हैं, जब फिनोल के अंदर से आप एच को रिमूव करते हो ओ नेगेटिव बनता है, तो वो ओ नेगेटिव 6 कार्बन के ऊपर बहुत इजीली रेजोनेट करता है, और हम कहते हैं फिनोलेट आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से फिनोल एक अच्छा एसिड है कि मतलब उसका कंजुगेट बेस जो बन रही है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अनलाइक दिस वन, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी कम बनते हैं, और जो बन रहे हैं उसके अंदर भी इक्विवेलेंटली सबके ऊपर वो मूव नहीं करेगा कि बीच में एक हेटेरो एटम भी है। ये सारी बातें भी हम ऑलरेडी बहुत इनिशियल लेक्चर के अंदर जो हेटेरोसाइकिल्स के थे उनके अंदर हमने डिस्कस किया था। अच्छा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसका जो आप पीके वैल्यू देख रहे हो वो 17.7 है, लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करें किसी भी एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन के साथ तो वेल उनके मुकाबले में ये अच्छा एसिड है, उनकी आपको पीके वैल्यू 27 मिलती है, और पीके ए वैल्यू का और एसिडिक का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो 27 कहाँ और 17 कहाँ, तो मतलब कंपैरेटिवली सेकेंडरी अमीन से ये बेहतर होती हैं, क्योंकि सेकेंडरी अमीन के पास जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा वो उसी के ऊपर रहेगा, वो कहीं रेजोनेट नहीं हो सकता अगर तो एलिफेटिक हैं वो। लेकिन अगर एरोमेटिक हैं लाइक पायरोल हम डिस्कस कर रहे हैं तो यस इसके अंदर उससे बेहतरी आ जाती है, बट एज नॉट एज मच एज इन बेंजीन। ओके, जो फिनोल वाला केस है उसके अंदर पीके वैल्यू 10 है, तो 10, 17 एंड 27, तो आप एक ऑर्डर बना सकते हो इसके लिए। अच्छा, अब देखें इसके अलावा, लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि नॉर्मली फ़िनोल और पायरोल एनाइन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, फिनोलेट और पायरोल एनाइन के बीच में इस स्लाइड डिफरेंस है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन 10 और 17 का भी अच्छा वाला डिफरेंस है ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो रिएक्शन एनाल्काइलेशन के हैं, एसाइलेशन के हैं या सल्फोनाइलेशन के हैं, जैसे बेंजीन के अंदर हो जाते हैं या फिनोलेट के अंदर हो जाते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक फिनोलेट यूज़ करना चाहिए, तो उस तरह इसके अंदर भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले पायरोल ली और आप अभी इस कंडीशन के अंदर आप इसकी साइलेशन अल्काइलेशन या सल्फोनाइलेशन करवाना चाहो तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको पहले बेस के साथ ट्रीट करवाओ और इसका एक एनाइन बना लो तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी आ जाती है कि जैसे आप फिनोलेट के अंदर करते हो सेम लाइक यहाँ पर भी रिएक्शंस हो जाएंगे। क्लियर? ओके। अच्छा, इस पॉइंट पे ना जब हम लोगों ने इसकी एसिडिटी को डिस्कस किया है तो यहाँ पर कुछ मिस हो गया था मुझसे, और वो है इसकी बेसिसिटी। अगर तो मुझे वो पॉइंट्स मिल जाएं, हाँ जी ये आ गया। पायरोल की जो बेसिसिटी होती है वो तकरीबन अगर हम देखें तो वो बेंजीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा वीक बेस होती है पायरोल। इसकी पीके वैल्यू -3.6 है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ ना और इसको बेस कंसिडर करो तो मतलब है कि इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो वो कुछ स्ट्रक्चर मिलता जुलता आपके पास आ जाएगा इस किस्म का, ठीक है। तो ये वाला मज़ीद तो स्टेबलाइज नहीं हो सकते रेजोनेंस के थ्रू, तो इस वजह से जब मतलब बेस है और उसका कंजुगेट एसिड आप ले रहे हो और वो स्टेबलाइज नहीं है तो फिर उसकी पीके वैल्यूज़ बेस की बहुत ज़्यादा कम ही होनी है। तो अगर आप बेंजीन के हवाले से देखो तो बेंजीन की जितनी रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी है उसके मुकाबले में इसकी आधी होती है, बहुत ही कम है, ठीक हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं कि अगर आप पायरोल को सिंथेसाइज करना चाह रहे हो, बल्कि सिंथेसाइज करना चाह रहे हो या इसके कुछ और रिएक्शन है मेरे ख्याल में, फिर सिंथेसिस की तरफ ये लोग जा रहे हैं। ओके जी, पहले रिएक्शन देख लें। एक इसका भी एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। वैसे तो जो कार्ब रिएक्शंस होते हैं ये सोडियम फिनोलेट के रिएक्शंस होते हैं जो इसको कन्वर्ट कर देते हैं सैलिसिलिक एसिड में, और सैलिसिलिक एसिड क्या होता है?
बेंजोइक एसिड है और उसकी 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। तो अब ये किसके रिएक्शन थे, बेसिकली फिनोलेट के थे ना। तो हमने कहा कि इसका भी जो एनाइन है वो भी इस तरह के रिएक्शन कर देता है सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये रिएक्शन थे साइलेशन अल्काइलेशन फॉस्फेनाइलेशन, और अब आपके पास आ गया कॉल्ब रिएक्शन। तो इसके अंदर जब कभी भी आप पायरोल का एनाइन लेते हो, उसका सॉल्ट लेते हो और उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो अंडर हाई प्रेशर, तो हमें क्या प्रोड्यूस होके मिल जाता है, एन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पायरोल एन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किस तरह से बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, इस नाइट्रोजन के नेगेटिव ने एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर जाके अटैक करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है, सेंटर में कार्बन है, दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। तो जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक हुआ, इसका एक सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो गया ओ नेगेटिव के अंदर, और ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। फिर हम लोग इसको सिंपल एसिड वर्कअप करते हैं, थोड़ा सा एसिड डालते हैं तो उसका ये सॉल्ट खत्म हो जाता है, ये प्रोटोनेट हो जाता है और आपके पास पायरोल एन कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। फाइन जी। अच्छा, इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो अगर आपको समझ आ पाए है तो इजी सा, और इस किस्म के रिएक्शन आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आई गेस लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़े हैं, तो उसके अंदर आपने चीज़ें देखी होंगी बहुत ज़्यादा। तो अब देखो, अगर हम लोग सिंगलेट कार्बीन ले रहे हैं और सिंगलेट कार्बीन पे आपने जनरेट कैसे की, क्लोरोफॉर्म लिया और उसके भी बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की बेस का एक्ट करवाया। तो एग्जांपल के तौर पर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अगर आपने ले लिया, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक, तो आपके पास एक सिंगलेट कार्बीन जनरेट हो जाएगी। अब इस सिंगलेट कार्बीन का रिएक्शन आपने नाइट्रोजन एन नेगेटिव या एनाइन ऑफ पायरोल के साथ आपने करवाया है, तो यहाँ पर आपको एक अडक्ट मिलेगा, ठीक है, इस किस्म का। वैसे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये कैसे हुआ। यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रोजन के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंगलेट है, इसको 2 सेंटर्स चाहिए ना, कार्बीन है तो नाइट्रोजन का एन नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर रहा है, ठीक है। और अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद बेसिकली ये बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। ये डबल बॉन्ड को आप कैसे कंसिडर कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें, और इसके ऊपर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गया। तो आपको इस किस्म का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर बेसिकली क्या हो गया, 1 2 एंड ये वाला कार्बन 3, इन 3 कार्बन के बीच में एक रिंग फॉर्म हो गई है। अब आपको ये भी पता है कि जो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड होती है और ये हमेशा कोशिश में रहती है कि ओपन हो जाए। इसको स्लाइट एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए होता है, वो ट्रिगर आपको कहाँ से मिल रहा है बेसिकली। अच्छा, वैसे अगर आप ये नाइट्रोजन का एन नेगेटिव यहाँ पर ना भी भेजो तो कार्बन और इसका डायरेक्टली इन तीनों का बॉन्ड बना हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर जो कार्बन है डबल बॉन्ड पाई की फॉर्म के अंदर, वो डायरेक्टली इसके साथ जैसे मैंने बताया वैसे ही करें, सिर्फ नाइट्रोजन ने यहाँ पुश नहीं किया इसको। फाइन। अब फर्दर केस में क्या होगा, जो मैंने कहा कि रिंग ओपन होना चाह रही है, तो रिंग कैसे ओपन होगी, अगर इसको कोई ट्रिगर मिले, तो ट्रिगर इंसेंटिव कहाँ से इसको मिल रहा है, नाइट्रोजन का नेगेटिव इसने अटैक किया इस वाली कार्बन के ऊपर, जैसे अटैक किया तो फाइनली क्या हो रहा है कि इस कार्बन के पास वैलेंसी ज़्यादा हो रही है, तो ये अपनी रिंग को ओपन कर देगा। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, देखो ये अदरवाइज एक रिंग थी ना, ये जिसके ऊपर मैं माउस को मूव करवा रही हूँ, ये आपके पास एक रिंग थी। अब बेसिकली क्या हो गया कि इस रिंग के अंदर जो ये वाला और ये वाला बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। अब रिंग क्या होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो गया। तो 5 मेंबर्ड से कन्वर्ट हो गई ये 6 मेंबर्ड के अंदर, और यहाँ पे आपको 3 क्लोरोपिरिडीन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई 3 क्लोरोपिरिडीन वाया कार्बीन मैकेनिज्म के हुए, तो फिर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए एनाइन ऑफ पायरोल। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ, वो डिटेल हो जाएगी। दूसरा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाना डिफ़िकल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है, सिंथेसिस ऑफ पायरोल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर पायरोल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, सिंथेसिस देखें तो सबसे फेमस जो आपको एक मेथड मिल जाता है उनमें से एक है पॉल नोर सिंथेसिस। फाइन।
पॉलीनोड सिंथेसिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम क्या यूज़ करते हैं 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स और अमोनिया, ये दो आपने सबस्ट्रेट लेने हैं। फाइन, कोई इंटरमीडिएट एज सच आज तक आइसोलेट नहीं हो पाया, तो जो मैकेनिज़्म है वो स्पेक्यूलेटिव है, जम्पशन की बेसिस पे है। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास पॉलीनोड सिंथेसिस का सारा मैकेनिज़्म मेंशन्ड है। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, जब कभी भी कार्बोनिल और अमीन्स का, चाहे वो अमोनिया की फॉर्म में हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, अगर आप इनका रिएक्शन करवा रहे होते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, और टिपिकली अगर आप अल्डिहाइड्स के साथ करवा रहे हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और कीटोन्स के साथ करवा रहे हो तो थोड़ा डिलेड में होगा, लेकिन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलती है, हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड व्हेन रिएक्ट्स विद अमीन्स, तो आपको क्या मिलेगा, इमीन्स मिलेगी, IMINES, ठीक है, इमीन्स मिलेंगी। मैकेनिज्म अब यहाँ पर देखें। ओके, ये है 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड और आपने ले लिया अमोनिया। अब देखें क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर डायरेक्टली जाकर इधर यहाँ अटैक करेंगे या यहाँ अटैक करेंगे। अगर आपने दोनों एक तरह के यूज़ किए हुए तो डजेंट मैटर, अगर डिफरेंट हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। लेकिन अज्यूमिंग दिस कि वी हैव यूज्ड 1,4-dicarbonyl compound which have exactly the same R group on both sides, so नाइट्रोजन ने जाकर यहाँ पर अटैक करना है। जैसे नाइट्रोजन का और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन वाला 5, तो उसको एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। सिग्मा से ज़्यादा वीक होता है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होके वो नेगेटिव बना देगा। इस किस्म की चीज़ नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यूज़ कर ली है, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब नेक्स्ट के अंदर देखें क्या होगा। आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर अमोनियम बन गया है, NH3 पॉजिटिव है और साथ में ये पूरा R ग्रुप है, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विदड्रॉ कर रहा है, तो उस हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, और वो किसके अंदर ज़्यादा टर्न होता जा रहा है, प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर सिस्टम में एक नेगेटिव है जो इस प्रोटॉन को ले सकता है, तो ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा। या आप दूसरा तरह से समझ सकते हो कि पहले नाइट्रोजन ने अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे और उसको प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, जब वो कन्वर्ट हो गया तो फिर इसने जाके उस पर अटैक किया, तो इधर साइमल्टेनियसली और स्टेप वाइज यू कैन अज्यूम दिस। फाइन, ओके, इससे आपको इस किस्म की प्रोडक्ट मिल गई, सही है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर हो जाती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन साइज छोटा है ना, नाइट्रोजन ने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया और यहाँ से एलिमिनेट हो गया OH ग्रुप। फाइन, इस किस्म की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या बन गया आपके पास, कार्बोनिल से इमीन बन गया। एक साइड पे अभी आपने काम किया, दूसरे वाला कार्बोनिल रहता है। फाइन, अच्छा, अब ये इमीन, जैसे आप पढ़ते हो कि कीटो फॉर्म हो तो वो इनोल के अंदर टॉटोमराइज होती है, पढ़ा है ना ये। तो इसी तरह से अगर आपके पास इमीन हो तो वो इन अमीन के अंदर टॉटोमराइज होती है। ये इमीन है, इमीन, और ये क्या है, इन, मतलब अल्कीन और अमीन, तो ये इन अमीन है और ये इमीन है। तो यहाँ से यहाँ टॉटोमराइजेशन हो रही है, तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ, और ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो नेगेटिव चार्ज था उसने समझो इस वाले प्रोटॉन को ले लिया। ठीक है, जैसे टॉटोमराइजेशन होती है कीटोइनोल फॉर्म की, इसकी भी सेम वैसे ही है, तो आपको इन अमीन मिल गया। अब इसका बनाने का पर्पस क्या था, वेल इसके बनाने का पर्पस ये था कि हम लोग इस कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन को एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं अज्यूम कर सकते, क्योंकि ये डेफिशिएंट है और कोई सिस्टम के अंदर न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, दोनों सेंडर इलेक्ट्रोफिलिक हैं। ठीक है, तो कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन से ज़्यादा चांस होते हैं इन अमीन वाले के। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होगी। रीज़न क्या होती है कि फिर नाइट्रोजन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दूसरे कार्बोनिल के ऊपर जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा।
अब इस नाइट्रोजन ने वंस अगेन यहाँ पर अटैक किया, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ और यहाँ पर एक नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और वंस अगेन ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ब्रेक हो रहा है और ओ नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वंस अगेन इन्होंने यहाँ पर अब डायरेक्टली लिख दिया, ये वाला स्टेप की जगह उन्होंने डायरेक्टली ये लिखा है कि यहाँ पर जब O नेगेटिव होगा, फिर O नेगेटिव है और ये NH2 और दिस बॉन्ड बनने के बाद NH2 पॉजिटिव हो गया, तो ये O नेगेटिव इसके पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर अभी सिंपल पढ़ा है। तो ये वाला इंटरमीडिएट मिल गया। वेल, इसके बाद आप क्या इमेजिन कर सकते हो, सिंपल क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने बनाया हुआ है ये भी एरोमेटिक नहीं है, तो ये सिस्टम एरोमेटाइज्ड होना चाह रहा है। उसके लिए इसने इस बीटा वाली पोजीशन से प्रोटॉन को एलिमिनेट करना है, ये इसके रेफरेंस से अल्फा और इसके रेफरेंस से ये बीटा। तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा सिस्टम में, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और ये वाला ग्रुप OH2 की फॉर्म में ओवरऑल यहाँ का प्रोटॉन और यहाँ का OH एलिमिनेट हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों। कार्बोनिल से इमीन, एक दफ़ा इमीन से इन अमीन टॉटमराइज और फिर नाइट्रोजन ने अगेन कार्बन पे अटैक करना है और यहाँ पे आपको इस किस्म का एक कंपाउंड मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसका एक वेरिएंट होता है जिसके अंदर हम लोग नाइट्रोकीटोन्स को यूज़ करते हैं और फिर हम लोग उनकी रिडक्शन करवा के इमीन्स बना लेते हैं। रिडक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो या तो ट्राई ब्यूटिल फॉस्फीन होता है या डाईफेनल सल्फाइड को यूज़ किया जाता है। तो सिंपल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लो तो वो नाइट्रो ग्रुप को इमीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस किस्म का आपको स्ट्रक्चर मिल गया। और अब अगेन सेम है, इससे आपने फिर क्या बनाना है, इन अमीन, और इन अमीन का वंस अगेन वैसा ही रिएक्शन है जैसा आपने यहाँ पर किया। फाइन। अच्छा, इसका एक और वेरिएंट ये आता है कि जहाँ पर हम लोग कीटोन की जगह कोई एस्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो एस्टर वाला केस भी वैसा ही रहना है जैसा इसका मैकेनिज्म था। सब चीज़ें फ़र्क ये हो जाएगा कि एंड प्रोडक्ट जो है वो आपको पायरोलीन 2 ओन्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन आकर एंड हो जाता है। इसको आपने वीडियो पॉज करनी है और इसके मैकेनिज्म्स लिखने हैं। फाइन। अच्छा, दूसरा जो मेथड एक और होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 अमीनो कीटोन्स लेते हैं। ये आपने ले लिया, या इसका सिंपल दूसरा नाम आप एमाइड्स है, एमाइड्स नहीं है ये, एमाइड्स के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए था। तो ये 2 अमीनो कीटोन्स हैं, ये 1 ये 2 पोजीशन पे अमीनो है और इटसेल्फ कीटोन है इसके साथ। लेकिन अगर आप 2 अमीनो कीटोन्स ले रहे हो तो आपको जो उसका पार्टनर चाहिए होगा रिएक्टिंग, वो हमेशा एक्टिवेटेड एस्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये एस्टर है लेकिन इसके लिए आप जो इसका अल्फा पोजीशन है उस कार्बन के साथ एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी लगाते हो ताकि ये वाली पोजीशन जो है मिथाइलिनिक पोजीशन, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए और यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो बहुत अच्छे एसिडिक हो जाए। इसकी एग्जांपल क्या है, एथिल एसीटोएसीटेट। अच्छा, इस सब में सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप ये यूज़ कर रहे हो ना 2 अमीनो कीटोन्स, तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन को इसी डायरेक्शन में कैरी ऑन करवाना मुश्किल हो जाता है। साइड रिएक्शन क्या हो सकता है, ये आपका जो 2 अमीनो कीटोन है इसका एक मॉलिक्यूल, एक ही तो मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो उन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इनका सेल्फ रिएक्शन हो सकता है। सेल्फ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसका नाइट्रोजन और जो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है उसका कार्बोनिल आमने सामने ड्रॉ करो और इसका कार्बोनिल और दूसरे वाले का अमीन वाला सामने ड्रॉ कर दो। मतलब एक ये है ना, इसको 180 के एंगल पे रोटेट करके इसके सामने लिख दो। अब क्या होगा, जहाँ पे भी मैंने कहा था कि कार्बोनिल और नाइट्रोजन हो तो उनके बीच में इमीन बॉन्ड बनता है, इसी तरह इस नाइट्रोजन और इस वाले कार्बोनिल में, इसको इमेजिन कर लो इसका कार्बोनिल है, ठीक है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड इमीन का बनेगा, तो आपको इस किस्म की एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, और ये फर्दर आपको रीअरेंज होके बेसिकली ये इमीन्स हैं और ये इन अमीन की फॉर्मेशन जब करते हैं तो इसको आप पिप्राजीन कहते हो। तो बजाय इसके कि हमें 2 अमीनो कीटोन से मिलने चाहिए थे पायरोल्स, तो आपको मिलने लग जाएंगे पिप्राजीन। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सिलेक्टिवली अगर अवॉइड किया जाए तो इसके अलावा इसके अंदर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर और यहाँ पे दोनों के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली
वंस अगेन इस वाले नाइट्रोजन ने यहाँ पर जाके अटैक कर दिया और यहाँ से अटैक हो गया है यहाँ पर, ठीक है, और वो अगेन डिहाइड्रेशन हुई है और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। इसको आप ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये देख लो CO2 और उसके साथ जो कार्बन है उसका डायरेक्टली बॉन्ड बना हुआ है, जो R2 के साथ वाला कार्बन है उसके साथ। यहाँ पे आपने डिप्रोटोनेशन करवा के इसका और इसका रिएक्शन करवाना है, इसका और इसका रिएक्शन करवा के मीन्स बनाने, हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट पायरोल्स। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके अंदर हम लोग थायोफीन या माइट भी किसी और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।